हाय एवरीवन। तो अब बात करेंगे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम कैम्स की। कैम्स जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टॉक है, ऑलमोस्ट हर किसी के पोर्टफोलियो में है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे को। लास्ट जो मैंने बीएससी लिमिटेड का जो एक वीडियो अपलोड किया था उसके ऊपर भी क्वेश्चन आए थे कैम्स के और सीडीएसएल के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में कैम्स की बात करते हैं। ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरह की बाय और सेल की रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से नहीं होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स दिखाता हूँ। ठीक है, स्टॉक जो है वो 10,000 इसका मार्केट कैप है, तो ये एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 36 का है, आरओसी 50 का है और आरओई 39 का है। ठीक है, आरओई कंपनी का अच्छा 39.8% का है। ठीक है, और कंपनी 1.87% का डिविडेंड भी देती है। तो कंपनी के अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में नजर डालें तो कंपनी का प्रॉफिट लॉस में आप ये नोटिस करेंगे कि पिछले 5 सालों में जो इनकी सेल्स है वो ज्यादा ग्रो नहीं हुई है। ठीक है, अगर हम लास्ट 3 साल का ही देखें तो 2020 में इन्होंने 700 करोड़ किए थे, उसके बाद फिर 706 करोड़ किए, ऑलमोस्ट 6 करोड़ इन्होंने थोड़ा प्लस आया उसमें, बहुत माइन्यूट सा। और उसके बाद इन्होंने 910 करोड़ किए, मतलब ऑलमोस्ट 30% की ग्रोथ दिखाई। और इस साल इनके रेवेन्यू में इन्होंने ऑलमोस्ट 6% की ग्रोथ दिखाई। ठीक है, ये नंबर्स आप देख सकते हैं। तो ये जो टॉप लाइन है ये बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत ही स्लो ग्रोथ है इनकी सेल्स के अंदर। और अगर आप इनके प्रॉफिट्स पे नजर डालेंगे तो प्रॉफिट्स भी अगर आप लास्ट 3 साल के देखेंगे तो इन्होंने 2021 में 205 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 2022 में 287 और फिर 285। इस साल इनका प्रॉफिट जो है 2 करोड़ से कम है। ठीक है, तो वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो मेन जो बात है वो ये है कि एक तो इनके मार्जिन जो है वो 4% से यहाँ कम दिख रहे हैं। 47% लास्ट ईयर इन्होंने किया था, इस साल का मार्जिन 4% से कम है। एक तो इनके मार्जिन में थोड़ा सा हिट आया है, ऊपर से इनके रेवेन्यू इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो एक जो मेजर रीजन है, इनका स्टॉक जो पिछले 1 साल में बहुत तेजी से गिरा है, उसका क्लियर एक रीजन यही दिखता है मुझे कि इनकी जो टॉप लाइन है उसमें ग्रोथ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने काफी अच्छा इनको वैल्यूएशन दिया था। 2021 में स्टॉक ने काफी अच्छा एक हाई बनाया, तो लगभग लगभग 4,000 के लेवल पे इसने हाई बनाया था। और उसके बाद में स्टॉक की पिटाई हुई है बहुत जबरदस्त। उसका क्लियर रीजन यहाँ दिख रहा है कि इनकी टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं है। और अगर टॉप लाइन में किसी कंपनी में ग्रोथ नहीं होगी और प्रॉफिट अगर फिर भी कर रही होगी तो मार्केट उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लेता। क्लियर मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये समझाऊं कि कोई कंपनी अगर मान लो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि इन्होंने 910 करोड़ की सेल करी, ठीक है, और प्रॉफिट 287 करोड़ का किया, यहाँ पे अगर ये 1200 करोड़ की सेल दिखाते ना, ऑलमोस्ट अगर 30% से ग्रोथ दिखाते, और अगर प्रॉफिट अगर यहाँ पे 285 भी रहता तो मार्केट इसको पॉजिटिवली लेता। उसका क्लियर एक रीजन ये होता कि कंपनी जो मार्जिन है ना वो एडजस्ट कर लेती है फ्यूचर में। स्टार्टिंग में अगर मार्जिन में कोई इंपैक्ट भी आ रहा है, हाई इंप्लॉय कॉस्ट की वजह से, हाई इन्फ्लेशन की वजह से, किसी और रीजन की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल होता है कि ठीक है, मार्जिन फ्यूचर में कंपनी एडजस्ट कर लेगी, लेकिन सेल्स बढ़ रही है, क्लाइंट बेस बढ़ रहा है। बट यहाँ पे वो चीज देखने को नहीं मिल रही है। तो एक रीजन ये है कि इनके स्टॉक में बहुत ज्यादा पिटाई हुई है क्योंकि टॉप लाइन इंक्रीज नहीं कर रहा है। और बॉटम लाइन की बात करें अगर इनके प्रॉफिट्स की, तो वो स्टैग्नेंट है, जो कि मुझे लगता है चलो ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है। उसका एक उसी वजह से स्टॉक कहीं 2,000 के लेवल पे आगे कहीं टिक भी गया है। ठीक है, 50% हो गया स्टॉक, क्योंकि मार्केट जो है फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। फ्यूचर के हिसाब से कंपनी ने मार्केट ने ग्रोथ देखा था कि 30% से आगे ग्रो करेगा, बट वो ग्रोथ नहीं है, इसलिए स्टॉक नीचे आ गया। तो नेट नेट जो रीजन है मैंने आपको बता दिया कि टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है, मार्जिन में हल्का सा इम्पैक्ट है, और प्रॉफिट्स कंपनी बना रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर टॉप लाइन नहीं है तो कंपनी में कोई खराबी नहीं, क्योंकि एक आधा साल कंपनी का पुअर हो सकता है कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से। ठीक है, रीजंस क्या है इनकी कॉन कॉल में कंपनी ने क्लियरली बताया है। मैनेजमेंट ने काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं, काफी अच्छी चीजें डिस्कस करी हैं फ्यूचर को लेकर के। ठीक है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इनकी बैलेंस शीट अगर आप नोटिस करेंगे तो इनकी बैलेंस शीट ठीक है, रिजर्व्स इनके हेल्दी हैं, बोरोइंग्स इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 20 करोड़ की बोरोइंग्स आई थिंक, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है ही नहीं, लीज लाइबिलिटी है, वो भी बस इनके ऑफिस वगैरह की होगी। CWI भी 9 करोड़, मतलब जो ये कैपेक्स करते रहते हैं, और इन्वेस्टमेंट्स इनकी जो करते हैं ये 330 करोड़ की, जिसमें इनको कुछ रिटर्न्स वगैरह बनते होंगे। इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफी हेल्दी है। नो डाउट प्रमोटर्स अपनी स्टेक है उसको सेल किया है, उन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर काफी हेल्दी सेलिंग हुई है, जिन्होंने डिसइन्वेस्ट किया है। लेकिन अगर आप FI और DI की कन्विक्शन देखेंगे तो बहुत हेल्दी है। FII ने तो ऑलमोस्ट मार्च के क्वार्टर में 3% से लगभग इन्होंने अपना माल एक्स्ट्रा बाय किया है, मतलब बल्क में बाइंग करी है काफी ज्यादा। और DI ने सेलिंग करी है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास की। बट नेट नेट अगर मैं सम अप करूँ तो 47% से ज्यादा की कन्विक्शन है FI और DIS की, QIB की, जो कि काफी एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नंबर है इस कंपनी के साथ। ठीक है, और वो क्यों है, उसका एक रीजन है इनकी कॉन कॉल्स के अंदर जो आपको समझ आएगा, मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों है वो। तो सीधा कंपनी का बिजनेस मॉडल एक बार मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आपको कॉन कॉल समझनी है तो आपको बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो कैम्स क्या करता है, कैम्स एक RTA है, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है। अगर आप कोई एक म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर जितनी भी स्टेप्स आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक HDFC फॉर एग्जाम्पल, या ICICI या निपॉन इंडिया, आप किसी की भी साइट पे जाए, आपने अगर वहां पे कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया और आपने उसको बाय करने का रिक्वेस्ट डाली, जब आप उसको रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो ट्रांजेक्शन इनिशिएट होता है, और वहां से फिर वो आगे आपकी KYC करते हैं। ठीक है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और फिर आप ट्रांजेक्शन के अंदर पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट सेटल होती है, और फिर आपको और
जिस कंपनी के साथ आपने बाय किया है उनको कंफर्मेशन जाता है और फिर वो सेटलमेंट होती है। तो वो सारा जो प्रोसीजर होता है ना, केवाईसी से लेकर के ट्रांजैक्शन इनिशिएट से लेकर के सेटलमेंट तक, वो सब कैम्स करता है। और कैम्स जो है सिर्फ हमारे को जो दिख रहा है उतना ही नहीं करता है, उसके बैकएंड में बहुत सारी चीजें करता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए। मतलब जो एचडीएफसी और बाकी सारे जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं उनके लिए, मतलब उनके लिए रिकॉर्ड कीपिंग और मैनेजमेंट करता है। मतलब जो भी हमने बाइंग करी है, सेलिंग करी है, कितनी यूनिट्स करी है, किस डेट को करी है, एक एक पॉइंट डिटेल ये मैनेज करते हैं उनके लिए। गवर्नमेंट को वो जो रिपोर्टिंग करनी होती है, गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे नॉर्म्स होते हैं जो इनको मैनेज करने होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज को, उनके बिहाफ पे ये लोग वो रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, केवाईसी के कंप्लायंस का ध्यान रखते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर केवाईसी में चाहिए तो वो इनकी जिम्मेवारी है, इनको मैनेज करना है, इनको वो डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है अपने क्लाउड में। ठीक है, कंप्लायंसेस जो सेबी रेगुलेशंस होते हैं वो इनका काम है मैनेज करना, अकाउंट्स को सेटअप करना इनका काम है, एएमएल का ध्यान रखना। मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काफी बड़ा एक पार्ट होता है किसी भी कंपनी के अंदर जहाँ पे पेमेंट्स रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये पूरा सर्विस कंपनीज को ये जो देते हैं उनके लिए है, ये हमारे लिए है। जो अगर हम म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो हमें पीरियोडिक स्टेटमेंट्स और अलर्ट्स आते हैं, हमको हम कोई अगर क्वेरी होती है तो हम इनके कॉल सेंटर में कॉल करते हैं, हमें ईमेल्स आती है और बाकी सारी चीजें ये हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह भेजते रहते हैं। सर्विस टू डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये और भी बाकी सारी सर्विसेज देते हैं जो यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प डेस्क है इनके पास में, रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इम्पैनल्ड है। तो वो सारी चीजें ये करते हैं हमारे लिए भी, असेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी। ठीक है, तो नेट नेट ये पूरा एक प्रोसीजर है और यहाँ से इनको 89% का रेवेन्यू आता है। ये जितना भी प्रोसेस आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाकी का जो 11% का रेवेन्यू आता है वो मैं आपको अगर बताऊँ, वो आता है यहाँ से। ये दिखा रहा है कैम्स ओवरव्यू ऑफ नॉन म्यूचुअल फंड सर्विसेज। ठीक है, जिसमें इनका है एआईएफ, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड नहीं बाय कर रहे हैं, कुछ और भी तो बाय करते होंगे ना, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं या जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, तो वो भी इनके प्रोडक्ट को बाय करती हैं और ये उनके लिए भी उनकी रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, उनके अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, रिकंसिलेशन करते हैं, उनकी एमआईएस को मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ मेंशन है इनके कॉलम 1 में। अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की बात करेंगे, इनका खुद का एक कैम्स पे है जिसके अंदर पेमेंट एक्सेप्ट होती है और एक गेटवे की तरह काम करता है वो, वहां से इनको एक रेवेन्यू जनरेट होता है। थर्ड जो है इनकी इंश्योरेंस सर्विसेज हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज क्लियरली मीनिंग ये है, ये एज अ डिपॉजिटरी काम करते हैं। अभी तक हम इंश्योरेंसेज जो बाय करते हैं वो फिजिकल फॉर्म में करते आ रहे हैं, लेकिन आगे आगे अब जो इंश्योरेंसेज हैं वो डीमैट की तरह होंगे, मतलब डीमटेरियलाइज हो जाएंगे, फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे, वो अब एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाएंगे। उसके लिए भी एक अकाउंट होगा, जैसे हमारे लिए म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के लिए होता है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से वो कुछ अभी रेगुलेशंस आ रहे हैं, उसमें भी कंपनी काम कर रही है और उस पर थोड़ी क्लैरिटी आनी बाकी गवर्नमेंट की तरफ से भी। बट इनका जो सेटअप है पूरा रेडी है और ये उसमें बिल्कुल अभी काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। इनको रेवेन्यू आना बहुत, आई थिंक कुछ परसेंटेज इनको आनी शुरू हो गई है उसमें। ठीक है, तो इंश्योरेंस सर्विसेज है और ये काफी बड़ा एक एरिया है जहाँ पे ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस सर्विसेज के अंदर। नेक्स्ट जो इनको रेवेन्यू आता है वो केवाईसी से आता है। जो जब भी हम कुछ बाय एंड सेल करते हैं तो ऑफकोर्स केवाईसी होती है प्लेटफॉर्म पे, तो वो सब कैम्प्स करता है। एक और कैटेगरी जिससे इनको बिजनेस आता है वो है सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस। इनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ये अपसेल करते हैं, क्रॉस सेल करते हैं अपने करंट क्लाइंट्स को, म्यूचुअल फंड्स को, और डेवलपमेंट करते रहते हैं नए नए। इनके 813 इनके पास में एम्प्लॉइज हैं टेक्नोलॉजी टीम के अंदर, जो काफी एक अच्छा नंबर है। और ये इनका इन्वेस्टॉक पूरा एक प्लेटफॉर्म है। मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, जो बिजनेस इंटेलिजेंस करता है, ट्रेंड एनालिसिस करता है, एनालिटिक्स करता है। तो बेसिकली जो ये आप टर्म्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, बेसिकली क्या करता है, जो डेटा इनके पास में आता है वो काफी हाई बल्क में आता है। तो उसमें ये फिर ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, क्या प्रोडक्ट नया बिक रहा है, कस्टमर किस प्रोडक्ट पे ज्यादा बाइंग कर रहा है, किस में ज्यादा सेलिंग कर रहा है, कौन सी डेट को ज्यादा बाइंग करता है, मार्केट के किस कंडीशन में ज्यादा सेलिंग होती है, ज्यादा बाइंग होती है। उस पूरे ट्रेंड को ये लोग स्टडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली नए प्रोडक्ट डिजाइन करवाने में ये म्यूचुअल फंड्स को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। बट हाँ, नेट नेट आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर क्या पोटेंशियल है, किस लेवल का काम कंपनी कर रही है, तभी आपको इसके स्टॉक को बाय करने में कन्विक्शन पता चलेगी। ये जो आप देख रहे हैं इन्वेस्टॉक, यही सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। ठीक है, ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इसको सीआरएम कहते हैं। ये आप डिटेल में पॉज करके पढ़ लेना, सारी इन्फॉर्मेशन है। नेट नेट इनका जो प्रोडक्ट है मुझे काफी स्ट्रांग लगता है और 69% का इनका होल्ड है मार्केट में। तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो ये अच्छा कर ही रहे हैं, तभी लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, नए नए क्लाइंट्स भी इनको मिल रहे हैं। इनकी कॉन कॉल्स की बात करते हैं। अगर मैं इनकी कॉन कॉल आपको दिखाऊं, तो बेसिकली ये इनकी Feb 8 की कॉन कॉल है। अभी लेटेस्ट कॉन कॉल हो चुकी है शायद उसका, लेकिन डेटा मुझे नहीं मिला। लेकिन लास्ट भी जो कॉन कॉल है उसमें काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है जो आपको बताना चाहूंगा। तो इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर अनुज कुमार, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो ये दी है, जो हीलियोस कैपिटल है वो इनका क्लाइंट बन चुका है। ठीक है, वो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर हुआ हैगा और उस मार्केट में एंटर होने के बाद उन्होंने कैम्स प्लेटफॉर्म को चूज किया है अपने आरटीए की सर्विसेज के लिए। और नावी म्यूचुअल फंड भी अब कैम्स का
क्लाइंट है आरटीए सर्विसेज के लिए, ठीक है। और इन्होंने एक नंबर बताया 27.8 ट्रिलियन का इनका लाइफ टाइम हाई हुआ है असेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर जो स्केल अप हो गया है। जैसे मीडिया की तरफ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है इंश्योरेंस को लेकर के, गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी रेगुलेशंस आनी बाकी हैं, तो इन्होंने उसी पे ये बताया है कि अभी डीमैट जो कंपलसरी हो गया होने वाला है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। और कहीं पे मैंने पढ़ा भी था इनकी कॉन कॉल में ही कि आई थिंक वो 1 जनवरी से कंपलसरी हो भी चुका है इसी साल 2023 में। उसमें भी पूरी भी रेगुलेशन अभी आई नहीं है किस तरीके से वो होगी, मतलब जो इंश्योरेंस सेलिंग कंपनीज हैं वो खुद मैनेज करेंगी या कैम्स जैसी कंपनीज को भी वो बिजनेस देंगी, तो वो कुछ पूरा सिस्टम कैसे प्ले आउट होगा उसके अंदर कंपनी अभी वॉच कर रही है। बट हाँ, इस सिस्टम को लेकर के, इस आने वाले बिजनेस को लेकर कंपनी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। काफी इन्वेस्टमेंट इन्होंने इसके ऊपर करी हुई है और इनको कुछ बिजनेस अभी आ भी रहा है उस सेगमेंट से। एक जो चीज इन्होंने बताई है वो है कि इनको एक अकाउंट एग्रीगेटर का जो एक लाइसेंस है वो मिल गया है। अकाउंट एग्रीगेटर लाइसेंस का क्लियर मीनिंग ये होता है कि वो डेटा जो कस्टमर का होता है उसको एग्रीगेट करना। फॉर एग्जांपल मैं इनका अगर कस्टमर हूं तो मेरे को एप्लीकेशन के ऊपर एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट करने का। अगर मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या करेंगे, मेरे लिंक्ड बैंक को, जहां पे भी मेरा बैंक अकाउंट होगा या जो भी मेरे और फाइनेंशियल अकाउंट्स होंगे, ये वहां पर एक नोटिफिकेशन भेज देंगे कि आपके कस्टमर ने ये एक्सेप्ट किया है नोटिफिकेशन, तो इनकी जो भी डिटेल्स हैं आप हमें दे दें, मतलब कैम्स को दे दें। तो कैम्स वो सारी डिटेल्स ले लेगा, उसमें इनको मिल जाएगा कि मेरी क्या सैलरी है, क्या मेरे को अदर सोर्सेज ऑफ इनकम आते हैं, क्या उसके अंदर मैं लोन पे करता हूँ, क्या मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या मेरे और बाकी के क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग है, ठीक है। जो भी मतलब मेरा एक फाइनेंशियल आउटलुक है वो इनको मिल जाएगा। और वो डेटा जो है ये एक तरीके से FIP, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर, उसके बीच में ये कैसे उसको डील करेंगे। मतलब ऑफकोर्स डेटा जो है वो समझ रहे हैं, डेटा इज द न्यू ऑयल, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बताया था आपको। उस ऑयल को ये कैसे करके आने वाले दिनों में ये यूज करके कैसे ये बेचेंगे, कैसे उसको स्टडी करेंगे, कैसे उसमें एनालिटिक्स रन करेंगे नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में, वो आगे देखा जाएगा। क्योंकि यूएस में बहुत ज्यादा होता है ये, ठीक है, और डेवलप कंट्रीज में भी होता है। तो उस एंगल से देखा जाए तो ये काफी एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। ऑलरेडी ये स्टार्ट हो गया है 5 कंपनीज के साथ ये इन्होंने रन करना शुरू कर दिया है, ठीक है, 5 बैंक्स के साथ। तो नेट नेट एक सेगमेंट ये भी है इनका जो काफी स्ट्रांग लगता है मुझे। तो नेट नेट ये इनकी पूरी कॉन कॉल थी, जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी इनकी कॉन कॉल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और कंपनी के पास में जो एक थ्रेट है कंपनी को, जो उन्होंने अपनी कॉल अपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग में जो बताया है, वो थ्रेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। थ्रेट यहाँ पे कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी का बताया है। एक तो ये कि बिकॉज इतना सारा डेटा ही मैनेज करेंगे तो ऑफकोर्स थ्रेट होने के पूरे चांसेस है उसके अंदर, अगर डेटा ब्रीच हो जाए, कोई लीकेज हो जाए उसके अंदर। और कंपनी ने एक थ्रेट ये भी बताया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर टोटल एक्सपेंस रेशियो पे इम्पैक्ट आएगा तो इनके ऊपर भी आएगा। तो वो एक चीज है, इस एक रीजन वो भी है इनके शेयर प्राइस में इम्पैक्ट आने का, क्योंकि जैसे ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे कोई इम्पैक्ट सेबी की तरफ से आने को होता है, साथ साथ में कैम्स का स्टॉक भी गिरने लगता है। ये थ्रेट है, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मुझे लगता है थोड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैनेज हो जाएगा इनके मार्जिन के अंदर, ठीक है, इनके रेवेन्यूज के अंदर ये एडजस्ट कर लेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर। ये हर कंपनी के साथ होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रेट्स चलते रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, बट कंपनी कहीं ना कहीं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है लॉन्ग टर्म के अंदर धीरे धीरे। कि मैंने आपको कॉन कॉल दिखा दी, इनके थ्रेड्स बता दिए, और अब ठीक है, अगर मैं आपको उसका टेक्निकल चार्ट दिखाऊं तो इसमें काफी अच्छा एक अपरन भी आज देखने को मिला था। ये जो प्राइस है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि ये यहाँ पे इसने 4000 का एक हाई बनाया था 2021 में, उसके बाद में पिछले 1 डेढ़ साल में काफी ज्यादा गिरावट रही है। और वो गिरावट आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ से नीचे आया स्टॉक, यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर इसने बॉटम बनाया, सेम लेवल पे बॉटम बना रहा है बार बार। काफी स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पे सपोर्ट है, 2011 का जो सपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कोई सपोर्ट आप नोट करना चाहते हैं तो यही है। अगर प्राइस यहाँ से भी कभी फ्यूचर में अगर कोई दोबारा कोई नेगेटिव न्यूज आती है बाजार में, बाजार दोबारा गिरता है, इस सपोर्ट के नीचे जाना प्राइस थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल है। यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, इसके नीचे जा सकता है अगर इनका अगला क्वार्टर थोड़ा खराब हो जाए या कोई और न्यूज आ जाए, ठीक है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, सब सेंटिमेंट्स है। बट ये 2000 का जो लेवल है काफी अच्छा एक सपोर्ट है। तो ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं ये ट्रेंड दिखा रहा है कि प्राइस यहाँ यहाँ जो भी टॉप बना रहा है उसके बाद में प्राइस नीचे से चला जा रहा है वापस। उसका क्लियर मीनिंग ये है कि ये टॉप जो ये बना रहा है इसको टॉप ब्रेक करना होगा, ठीक है, इस ट्रेंड को ब्रेक करना होगा। अभी प्राइस आज 2100 के लेवल पे आज यहाँ कहीं क्लोजिंग दी है इसने, और ये कहीं अगर इसने 2150 या 2200 अगर इसने क्रैक किया, ऊपर की तरफ गया प्राइस, तो उसके बाद इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो यहाँ कहीं मिलेगी 2300 के आसपास। और ये 2200 का लेवल जब ये क्रैक करेगा उसके बाद कहीं ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे भी आप वॉल्यूम देख रहे हैं आज काफी अच्छा है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं एक रिवर्सल देखने को मुझे लगता है मिल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी अच्छे रहे हैं आज के दिन में, ठीक है। स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, सिर्फ रेवेन्यू इनका पुअर है,
तो शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से मेरे को लगता है आपको उसमें एंट्री लेनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है प्राइस यहाँ कहीं आपको 6 महीने तक रुला दे, यहाँ कहीं बैठा रहे, प्राइस मूव ना करे। ठीक है, होने को ये कल से ही और मूव कर जाए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के साथ एंट्री लेना चाहते हैं तो आप कहीं भी इस लाइन के अंदर अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के अंदर आप लाइन में जो ये आप लाइन देख रहे हैं ब्लू लाइन, यहाँ कहीं आप एंटर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2150 से लेकर के अभी ये जो पूरा लेवल है 2000 का, 150 रुपए का पूरा एक ये ब्रैकेट है, 150 का जो ब्रैकेट है ये, यहाँ कहीं आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ब्लैक वाली, ये भी सपोर्ट है इसका, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो नेट नेट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है और ये 2100 का 60 का जो इसका सपोर्ट है, जैसे ही प्राइस यहाँ से निकलेगा फिर कुछ आपको इसमें तेजी नजर आएगी। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म में तो आप हो सकता है एंट्री लें फिर दोबारा यहाँ ब्लॉक हो जाए काफी समय के लिए, क्योंकि ये काफी काफी लंबे समय के लिए आप देखेंगे राइट साइड में चला जाता है, मतलब कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। अगर आप इसमें पहले से ही बाइंग आपकी हो रखी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहें। अभी मुझे लगता है आपका प्राइस अगर आपने कहीं यहाँ कहीं ऊपर बाई किया है तो वो प्राइस आपका आ जाएगा। नेट नेट मुझे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं थोड़े स्ट्रांग लगते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। कंपनी अभी भी रेवेन्यू अच्छा कर रही है, रेवेन्यू में डिप नहीं आया है। रेवेन्यू जो मैंने आपको बताया कि वो स्टैग्नेंट हो गया है, मतलब उसमें ग्रोथ नहीं है, इसी वजह से स्टॉक नीचे आया है। लेकिन आने 1-2 साल अगर खराब भी होते हैं इसका मतलब ये नहीं कंपनी में कोई खराबी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हो सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर के अंदर इनके जो रेवेन्यूज हैं वो अप ट्रेंड में जाए, कुछ उसमें ग्रोथ देखने को मिले आपको, ऐसा मेरे को लगता है। कोई गारंटी नहीं है उस चीज की, बट हाँ ऐसा अगर प्रोडक्ट वाइज देखा जाए, मैनेजमेंट की कमेंट्री वाइज देखा जाए, मैनेजमेंट मुझे स्ट्रांग लगता है। मैनेजमेंट काफी ज्यादा मुझे लगता है कि फ्यूचर को देखते हुए प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा है। तो आपको बेट लेनी है तो मैनेजमेंट के ऊपर लेनी पड़ेगी, क्योंकि रेवेन्यू आपके सामने है, मार्केट का प्राइस आपके सामने है। लेकिन अगर आप फ्यूचर देखेंगे इनके इंश्योरेंस का, एग्रीगेटर का, कंपनी नई नई चीजें डेवलप कर रही है, टीम अच्छी है, उस एंगल से आप इसको देखें तो आपको पॉजिटिव लगेगी ये कंपनी और लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रांग लगेगी। ठीक है, तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट में लिख सकते हैं। मैंने कोशिश करी सारे पॉइंट्स कवर करने की, बट कोई एक आधा पॉइंट रह गया होगा तो वो मैं कमेंट में डाल दूंगा। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से किसी भी तरह की बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है आपको। आप एक बार अपना एनालिसिस जरूर कर लें, बाय सेल से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें एक बार, फिर कोई डिसीजन लें। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।